आप उन सब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो जो आज नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं। और मेरा भी यही था कि मेरे को एसएमएस मिले सर, और आज आपका ड्रीम कॉलेज एसएमएस अचीव मेरे को अचीव हो चुका है, तो आई एम वेरी हैप्पी। मेरे पापा जीएनएम कर रखी है उन्होंने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी उनकी लेगेसी को थोड़ा आगे लेके जाऊँ। जैसे ही टेस्ट सीरीज शुरू होती हैं तब बर्डन तो होता है सर। कभी किसी ने चैलेंज किया कि सिलेक्शन होगा भी? बट सर लास्ट में जाके भी उनको पढ़ाई तो करनी होती है। आराम से 6-7 घंटे में दोनों एनसीईआरटी उन कीवर्ड्स के थ्रू हो जाते हैं, रिवाइज किया जा सकता है। दिक्कत वही करेंगे जो नहीं आ रहे। तो सर उस वजह से फिजिक्स को लास्ट में अटेम्प्ट करना मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था। और अगर सर लास्ट में 10 मिनट बचते हैं तो उसमें फिजिक्स के बजाय बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा किए जा सकते हैं। तो पता चला तो क्या थी फीलिंग्स, कैसा था रिएक्शंस फैमिली मेंबर का? फीलिंग्स ये थी सर कि मैं बयां नहीं कर सकता क्योंकि मैं मेरी फैमिली का पहला डॉक्टर हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपका आज के नए पॉडकास्ट के अंदर। नीट यूजी सक्सेस स्टोरी चैनल पर हम आपके लिए डेली का एक नए पॉडकास्ट लेके आते हैं, जिसके अंदर हम लाते हैं वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट यूजी को क्रैक करके एक अच्छी मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं फ्यूचर डॉक्टर आदित्य गुर्जर, जिन्होंने एक अच्छा स्कोर अचीव करके आज राजस्थान के टॉप मेडिकल कॉलेज एसएमएस के अंदर अपनी सीट ऑक्यूपाई करी है और आज वो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। तो आज के पॉडकास्ट पर आदित्य से जानेंगे कि उन्होंने नीट यूजी को किस तरह से क्रैक किया, उनकी क्या तैयारी रही थी, क्या उनकी प्लानिंग थी, क्या उनकी स्ट्रेटजी थी। वो सारी बातें हम आज फ्यूचर डॉक्टर आदित्य से जानेंगे। तो आदित्य जी, वेलकम है आपका आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। तो आदित्य, आप ये बताइए कि आपने जो प्रिपरेशन के लिए सोचा था, डॉक्टर बनने के लिए जो सोचा था, तो डॉक्टर बनने का आपने फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में, जहन में कब आया? सर डॉक्टर बनना मैंने सोचा जब मेरे पापा इस लाइन में, एक्चुअली मेरे पापा इसी लाइन में हैं, तो मैंने देखा कि मेरे पापा जीएनएम कर रखी उन्होंने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी उनकी लेगेसी को थोड़ा आगे लेके जाऊँ, मतलब कि इसी डिपार्टमेंट में थोड़ा और ऊपर। तो इसीलिए मैंने एमबीबीएस के लिए तैयारी शुरू की, नीट के लिए, और फिर डॉक्टर के बारे में सोचा था। ओके। तो आपने जो, मतलब एक तरह से फादर आपके मोटिवेशन रहे थे, राइट? यस सर, डेफिनेटली। फादर आपके इस एम को बनाने में और आपके डॉक्टर बनने में फादर का बहुत बड़ा रोल है। तो आपने स्टार्टिंग कहाँ से कर दी थी, 11th से या 12th के बाद? सर मैंने 11th फाउंडेशन से चालू किया था, फिर 11th और 12th दोनों फाउंडेशन से रखी हैं? यस सर। फिर उसके बाद मैंने नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया और मैं सेलेक्ट हुआ। ओके। तो 11th के अंदर आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे आपने मॉक टेस्ट जो दिए थे, मॉक टेस्ट की सीक्वेंसिंग आपकी कैसी थी? मतलब हर एक मॉक टेस्ट दिया था, बीच में स्किप किया था? सर शुरू में तो सर फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है मॉक टेस्ट की, मतलब तो बीच में स्किप किए थे? नहीं सर, जैसे कि 21 डेज़ पे टेस्ट हो रहा है, फिर 14 डेज़ पे हो रहा है, तो उसमें तो इतना नहीं है कि हम टेस्ट दे लेते हैं उसमें तो जनरली। बट लास्ट में जाके जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, पर डे टेस्ट पर डे? यस सर। फुल सिलेबस भी होता है? तो सर उसके अंदर मैंने थोड़ा कम कर दिया था, क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करूं और टेस्ट फिर देखता रहूं, अपना जो भी मार्क्स आ रहे हैं मेरे, थोड़े कम टेस्ट होंगे तो भी चलेगा, बट तैयारी थोड़ी सॉलिड चाहिए सर, तो इसलिए मैंने लास्ट में कम दिया। आपका इसमें फाइनल एग्ज़ाम में क्या स्कोर रहा था? सर मेरे 690 मार्क्स बने। तो 690 तो बहुत अच्छा है। 720। तो इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपको बीच में कई बार सिलेबस की हैवीनेस फील हुई है कि इतना सारा सिलेबस है, इसको किस तरह से रिकॉल या रिवीजन करेंगे? जी सर, शुरू में जब नए हम गए प्रिपरेशन करने, तो सर उसमें ऐसा होता है कि एक अलग ही होता है थोड़ा। 11-12 जनरल जो स्कूल होते हैं उनसे अलग होता है वो थोड़ा, स्कूलों से अलग माहौल होता है कोचिंग का। तो उस टाइम लगता था कि ये इतना वर्कलोड कैसे होगा वगैरह, बट सर बाद में आराम से जैसे हम टेस्ट देते गए, तैयारी होती गई, तो फिर बैकलॉग की नहीं आई सर इतनी मेरे को इश्यूज़, क्योंकि टाइम टू टाइम कंसिस्टेंसी अगर है हर चैप्टर में करते जा रहे हैं तो फिर बैकलॉग बचता नहीं है सर। तो हो गया था बैकलॉग, तो हुआ नहीं, मतलब आपने पूरा सिलेबस टाइम टू टाइम रिवाइज किया है, सारे टेस्ट भी टाइम टू टाइम दिए हैं, राइट? यस सर, मोस्ट प्रोबेबली। ओके। आपके प्रिपरेशन के टाइम पे अगर कभी डीमोटिवेशन आपको फील हुआ है कभी, तो आप पहला कॉल या फिर पहली बात किससे करते थे? सर इतने कम मार्क्स मेरे कभी गए नहीं कि कॉल करने की ज़रूरत पड़े, बट सर अगर मेरे को कभी ज़रूरत पड़ी किसी टाइम, मेरे को लगा कि यार घर वालों से दूर है
तो उस कंडीशन में ज़रूर मैं घर वालों से बात करता था, या फिर 1-2 दिन घर ही चले गए, ठीक है, थोड़ा माइंड माहौल फ्रेश हो जाए उससे। यस सर। हाँ, बाकी सर अगर पढ़ाई रिलेटेड इशू है तो कोचिंग में ही मैं लगभग, टीचर्स के यस साथ। सर, क्योंकि कोचिंग के डायरेक्टर्स हैं, जो मेंटर हैं, इसके अलावा सर जो स्टाफ है वो काफ़ी हेल्प करता था। और साथ में मेरे जो पढ़ने वाले दोस्त थे, वो भी ऐसा माहौल था कि कभी ऐसी आई नहीं कि कम नंबर आए तो थोड़ा। ओके, तो आपकी फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स थे क्या कि जो बिल्कुल ही पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते थे? होता है सर, हर ऐसा एक ग्रुप में 1-2 तो होता ही है, बट सर लास्ट में जाके भी उनको पढ़ाई तो करनी होती है। एग्ज़ाम से 1 महीने के पहले जब प्रिपरेशन का पूरा वर्डन जब आ जाता है, उस टाइम सिलेबस भी रिवाइज़ करना होता है, मॉक टेस्ट भी देने होते हैं, क्योंकि दोनों क्लास का सब्जेक्ट एक साथ रिवाइज़ करना है। तो उस टाइम पे वर्डन फील हुआ था या फिर लाइटली जो पहले जो रूटीन चला था उस रूटीन में ही सारा रिवाइज़ किया था? सर जैसे ही टेस्ट सीरीज शुरू होती हैं तब बर्डन तो होता है सर, कि कहाँ पे 15 दिन पे 20 दिन पे चैप्टर्स का दे रहे थे एग्ज़ाम, कहाँ पे एक साथ ही पर डे देना है, तो उसका बर्डन होता है सर। लेकिन फिर कंसिस्टेंसी बनती है, धीरे धीरे पेपर देने शुरू होते हैं हम, और हमारे को पता चलता है कि अपन ने जो शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं पहले आगे की तैयारी के लिए, तो वो काम आ जाते हैं उस टाइम में, और नंबर भी अगर ठीक आने शुरू हो जाते हैं तो सर फिर बर्डन फील नहीं होती है लास्ट तक, नीट तक भी। तो मतलब पूरी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान आपको कंसिस्टेंसी की वजह से कोई बर्डन फील नहीं हुआ है? यस सर, मेन तो ये था, कंसिस्टेंसी इज द मेन। तो अगर अपन नीट यूजी एस्पिरेंट को बताना चाहें कि कंसिस्टेंसी रखो, उससे आपका चाहे सिलेबस बर्डन हो चाहे मार्क्स वाला बर्डन हो, वो सब कुछ सॉल्व हो सकता है उससे। यस सर। तो बीच में आपकी जो फर्स्ट मॉक टेस्ट से लेके लास्ट वाले मॉक टेस्ट तक जो एक एवरेज नंबर वाला जो सिनेरियो रहा था, वो कभी अप डाउन हुआ या फिर उसी ही रेंज में नंबर आते रहे थे? सर जैसे कोई नई टेस्ट सीरीज शुरू होती है तो ज़रूर थोड़ा लो जा सकता है। बाकी सर एवरेज रहा था मेरा 670, 680, कभी कभी 700, तो कभी थोड़ा सा नीचे भी लाइक 750, 650 या फिर उससे थोड़ा सा बिलो, बट सर रेंज में ही आते रहे थे नंबर। तो कभी किसी ने चैलेंज किया कि सिलेक्शन होगा भी क्या? चैलेंज सर मोस्ट प्रोबेबली तो सर नहीं किया, बट हाँ थोड़ा बहुत कि कॉलेज कौन सा मिलेगा, कॉलेज को लेके चैलेंज करते थे कि भाई तेरे को ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तो उसको ऐसे मैंने कभी पॉजिटिव वे में लिया कि देखना मैं तो उसी में जाके रहूँगा। यस सर। ओके, तो ड्रीम कॉलेज कौन सा था आपका? ड्रीम कॉलेज सर मेरे जो मोस्ट लाइकली पेरेंट्स को भी, गांव वालों को भी, जितना वो जानते हैं, और मेरा भी यही था कि मेरे को एसएमएस मिले सर। और आज आपका ड्रीम कॉलेज एसएमएस मेरे को अचीव हो चुका है, तो आई एम वेरी हैप्पी। कांग्रेचुलेसन। थैंक यू सर, वेरी। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सपना होता है एसएमएस मेडिकल कॉलेज में आने का। यस सर। सबसे पहला सपना होता है सिलेक्शन, दूसरा सपना होता है कि सिलेक्शन भी हो तो फिर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ही हो। यस सर। तो आप उन सब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो जो आज नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं और रात दिन मेहनत कर रहे हैं अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। आपने जब एग्ज़ाम के एक दिन पहले जो तैयारी करी थी, वो क्या तैयारी करी थी? सर मेरे को ये था कि लास्ट टाइम कोई ऐसे इंडिविजुअल चैप्टर अगर अपन करेंगे तो उसका तो कोई इतना फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आ जाएगा, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, और अपन को देखना है पूरा ओवरव्यू, कैसे अपन सारा सिलेबस एक बार में रिवाइज कर लें। तो उसके लिए सर मैंने पहले ही कुछ सोच रखा था, लाइक एनसीईआरटी जो होती है सर, उसके साइड में जगह होती है, खाली जगह होती है, तो सर मैं उसके अंदर एक पेज का, जिसे बोलते हैं पूरा निचोड़, उसमें लिख लेता था कि तो एक मिनट में इस पेज को कैसे देखें। उस पेज के सारे जो कीवर्ड्स हैं, हाँ सर, कीवर्ड्स उस साइड में लिख लेते थे। तो अगर अपन दोनों एनसीईआरटी में ऐसे कर भी लेते ना सर, तो आराम से 6-7 घंटे में दोनों एनसीईआरटी उन कीवर्ड्स के थ्रू हो जाता है, रिवाइज किया जा सकता है। और सर इसी तरह बायोलॉजी हो गई, और केमिस्ट्री का भी एनसीईआरटी पार्ट मैंने इसी तरह किया था। और सर फिजिक्स के ऐसे इतनी एनसीईआरटी कंसीडर नहीं करते हैं, तो फिजिक्स के लिए सर मैंने फॉर्मूलाज जो थे वो एक जगह लिख के और फिर उनको लास्ट टाइम में रिवाइज कर लिया था मेरा। तो सर प्लस पॉइंट रहा लास्ट के दिन के लिए कि वो साइड के एनसीईआरटी के लिखे हुए काम आ गए और वो फॉर्मूलाज काम आ गए सर। और कुछ ऐसी चीज़ें जो माइंड से बार बार स्लिप होती हैं, कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस, तो उनके लिए अलग नोट्स डायरी बना रखी थी? यस सर, उसके लिए एज ए अलग डायरी तो नहीं बना रखी थी सर, बट जैसे अपने जनरल नोट्स होते हैं ना सर, तो उनको ही थोड़ा ऊपर जगह आती है जैसे कॉपी में, वहाँ पे हाईलाइट करके लिख दिया। तो लास्ट टाइम मैं पेज को रिवीजन वाला मैटर ये है कि अभी भी कॉपी खोलूंगा तो पहले इनका रिवीजन कर लूँगा। फर्स्ट प्रायोरिटी वो है, उसके बाद फिर वो पूरा।
ताकि वो चीज़ स्लिप ज़्यादा हो रही है तो वो अटैच हो जाए। Yes. तो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जो बार बार भूल रहा है स्टूडेंट्स, तो ये कर सकता है कि उन चीज़ों को एक अलग से साइड में या फिर टॉप ऑफ मोस्ट उसके यहाँ पे लिख ले, ताकि जब भी उस चीज़ को खोले तो पेज खोलने से पहले वो दिख जाए और उस चीज़ को रिवाइज कर ले। यस सर, एब्सोल्युटली, क्योंकि सर दिक्कत वही करेंगे जो नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। सर तो पेपर अटेम्प्ट करने का पैटर्न क्या था तुम्हारा? जब मॉक टेस्ट में या फिर फाइनल एग्ज़ाम में पेपर अटेम्प्ट करते थे उस टाइम पे किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी रखते थे? सर 11th पूरा और 12th का हाफ जब मैं टेस्ट देता था तो उसमें सर पैटर्न ये था कि पहले मैं बायो करता था, जैसे जनरल सारे बच्चे करते हैं, बायो, उसके बाद सर केमिस्ट्री, देन सर फिज़िक्स। बट सर लास्ट में क्या होता है सर कि सिलेबस अगर जैसे कोचिंग फैकल्टी भी है तो वो थोड़ा फास्ट कराते हैं, क्योंकि नीट पास आ रहा होता है तो रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो सर उस वजह से फिज़िक्स को लास्ट में अटेम्प्ट करना मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि सर लास्ट अगर हम एग्ज़ाम में अगर ओमार भरते हैं तो उसके लिए पहले तो पूरे क्वेश्चन होना ज़रूरी है सर, और उसके लिए सर लास्ट में फ़िज़िक्स को करना, इसका मतलब ये है कि सर आप जो फ्रेश माइंड से गए थे वो थोड़ा बहुत उसका पार्ट बायोलॉजी और केमिस्ट्री ले लेती है सर, तो फिज़िक्स इतने अच्छे से नहीं हो पाता है सर। और अगर सर लास्ट में 10 मिनट बचते हैं तो उसमें फ़िज़िक्स के बजाय बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा किए जा सकते हैं सर। तो फिज़िक्स उस टाइम टैकल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सर एक क्वेश्चन में सोचने की ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में। तो लास्ट में मैंने सर पैटर्न बदल दिया था। अच्छा। मैंने पहले फिज़िक्स करता था, फिर केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी सर, ऐसा है। और सर नीट में भी मैं यही पैटर्न करके आया था, पहले फिज़िक्स, देन केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी, क्योंकि सर फिज़िक्स क्वाइट थोड़ा सा एक तरह से फ्रेश माइंड चाहिए होता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है। और वो अगर जाते ही अपन बायोलॉजी और केमिस्ट्री अगर उसको सक कर लेती है तो फिर फिज़िक्स के लिए इतना फ्रेश बचता नहीं है, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा अलग था। तो जो सब्जेक्ट ज़्यादा एफर्ट्स मांग रही है उसमें आपने पूल का फ्रेश ब्रेन दिया उसको, राइट? फुल एनर्जी वाला ब्रेन फर्स्ट में दिया है। सर, और लकीली सर पेपर भी ऐसा ही था कि बायो तो जस्ट इजी आई थी, तो लास्ट में इजी हो गई थी, जैसे कॉलम मैचिंग हो गया, इजी क्वेश्चन आए थे। बट केमिस्ट्री के लिए अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है तो उसके लिए शुरू में बढ़िया टाइम, बिना कोई बर्डन के कि टाइम बीत रहा है, ऐसा कोई बर्डन नहीं था सर। तो ये पैटर्न मैंने नीट में भी फॉलो किया। तीनों सब्जेक्ट्स में से फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी थी? फेवरेट सर मेरा फिज़िक्स ही था सर, क्योंकि फिज़िक्स सर क्वाइट इंटरेस्टिंग है एक तो, दूसरा कॉन्सेप्चुअल है सर, तो उसमें चीज़ें थोड़ी ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है, और वो मेरे को पसंद भी है कि चलो कुछ माइंड की ऐसे जैसे रीजनिंग वाली चीज़ों में होता है, ऐसे थोड़ा सा उसका डेवलप भी होता है थोड़ा, वो जितना मेरे को। जिन स्टूडेंट्स को फिजिक्स टफ लगती है उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सर मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़िज़िक्स ही टफ़ लगती है, जितना मैंने सुना है साथ वालों से। तो फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड अगर कर लिए उसमें आपने, तो फिर क्वेश्चन आपके गलत नहीं होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप फिज़िक्स को डीप में समझे, शुरू में क्वेश्चंस कैसे करते हैं, मेथड देखें टीचर्स के, उसके बाद ईजी लगेगा। तो एक बार ये है कि आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दें फिज़िक्स के अंदर, और उसके बाद आप फॉर्मूलेस को यूज़ करके क्वेश्चंस करें। फिजिक्स का तो मेन रोल कॉन्सेप्ट का ही होता है। कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया, फिर फार्मूला से अपन सारे अप्लाई, क्योंकि एक फार्मूला से अपने 10 या 15 क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट? ओके। तो जब आपका रिज़ल्ट आया उस टाइम आप कहाँ पे थे? किसने पहली बार फ़ोन किया कि रिज़ल्ट आने वाला है? सर मैं तो सर एक्चुअली मेरा छोटा भाई जो है वो भी सी की प्रेप कर रहा है, तो मैं मेरे रिज़ल्ट के मतलब एग्ज़ाम के बाद वाला जो टाइम था वहीं बिता रहा था सीकर में, जहाँ पे मैंने प्रिपरेशन की थी सर। तो सर हमारा जो अब की बार रिज़ल्ट आया था 2024 का सर, एकदम एक्सीडेंटली आया था सर, थोड़ा लेट आना था, जल्दी आ गया। तो सर फ़ोन आया मेरे कोचिंग से कि आपके रोल नंबर बताओ और वो बताओ, ताकि रिजल्ट चेक करें कितने क्या है। कोचिंग वालों ने सबसे पहले अप्रोच करी है। सबसे पहले मेरे कोचिंग ने, क्योंकि सर उनको मेरे पे थोड़ा सा था भी बिलीव अच्छा करेगा, और मैंने जस्ट होप मैंने किया भी। और सर उसके बाद फिर पापा ने कि बेटा आ के आया रिजल्ट देख चेक कर लो। यस सर। और उसके बाद तो फिर तो पता चला तो क्या थी फीलिंग्स, कैसा था रिएक्शंस फैमिली मेंबर का? फीलिंग्स ये थी सर कि मैं बयान नहीं कर सकता सर, क्योंकि मैं मेरी फैमिली का पहला डॉक्टर हूँ।
ऐसा नहीं है मेरी सोसाइटी एजुकेटेड नहीं है सर, और उसमें बहुत सारे अलग फील्ड में हैं अच्छी प्रोग्रेस, बट डॉक्टर लाइन में मैं मेरा पहला तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट था उस टाइम आपकी फैमिली के लिए सर। मतलब अब बहुत सारे तैयारी कर रहे हैं मेरे एरिया में डॉक्टर की। बिल्कुल मोटिवेशन का रीजन बन जाते हैं अपन जब अपने ऐसे एरिया से निकलते हैं जहाँ पे वो चीज़ पहले नहीं होती है। तो यस सर। तो आप उस एरिया में थे जहाँ पे आसपास कोई डॉक्टर नहीं था, तो उनके लिए एक कहते हैं कि जो ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें हार्ड है, आज उनके लिए आप मोटिवेशन का काम कर रहे हो कि जब आदित्य कर सकता है तो आदित्य की तरह हम भी अच्छे इंसान बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, राइट। तो बहुत सारे आपने आसपास की सोसाइटी को भी एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। तो कोई ऐसी 2 या 3 चीज़ें जो आप नीट यूजी एस्पिरेंट को बताना चाहोगे कि इन चीज़ों को तो फॉलो करना अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो? पॉजिटिव सबसे पहले तो मैंने कहा था आपको कि सोशल मीडिया से दूर रहना। अगर आप एक डिस्ट्रैक्शन की तरह इसको यूज़ करते हो तो फिर इसको रहने ही दो, आप जितना इससे परहेज़ करें सही है। दूसरी बात सर मैं कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी का सबसे बड़ा रोल है नीट के अंदर। जेईई हो गया, बाकी जितने भी एग्ज़ाम उनमें थोड़ा सा अलग भी चलता है, बट नीट के लिए एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप एनसीईआरटी पे फोकस करें, चाहे वो एनसीईआरटी बायो की तो कंपलसरी है, जितनी बार हो सके 20 बार 30 बार जितना आप उसको रट सके पढ़ सके। मैं रट सके ही कहूँगा क्योंकि उसमें ज़्यादा रिवीजन का ही है। इसके अलावा केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को भी ऑर्गेनिक हो गई, इनऑर्गेनिक बेसिकली इनऑर्गेनिक थोड़ी ज़्यादा हो गई एनसीईआरटी के लिए, तो उसको थोड़ा सा एनसीईआरटी से ही पढ़े। और फिज़िक्स में भी फार्मूला वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो इवन एनसीईआरटी से आप 90% तो अचीव कर सकते हैं नीट को। तो ये एक बहुत ही बड़ा फीचर है कि आप इस चीज़ की तरफ जाएं। और सर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि क्वांटिटी की जगह आप क्वालिटी कंटेंट ज़्यादा प्रेफर करें। लाइक ये मॉड्यूल भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, 10 जगह अपना यस सर दिमाग नहीं बांटें। 10 जगह अपना दिमाग न बांट कर एक किताब प्रेफर करें। एनसीईआरटी तो है ही है, उसके अलावा कोई भी एक मॉड्यूल, बट उसको फिर उसको ही करें और पूरा करें। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगा आपके स्कोर को। ओके, सो थैंक यू सो मच आदित्य। आप आज पॉडकास्ट में आके नीट यूजी एस्पिरेंट को गाइड किया, उनको वो सारी चीज़ें बताई जो इनको हेल्प कर सकती हैं इन फ्यूचर अच्छा स्कोर करने में। और जैसा कि आपने एक अपने आसपास की सोसाइटी के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर ये प्रूफ कर दिया है कि अगर अच्छा ड्रीम देखें तो एक अच्छा ड्रीम हासिल भी किया जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही नीट यूजी एस्पिरेंट आपसे इंस्पायर हों और वो भी जिस तरह से आपने अपना ड्रीम अचीव किया है, ड्रीम ब्रांच और ड्रीम मेडिकल कॉलेज अचीव किया है, वो भी अपना ड्रीम कॉलेज अचीव करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ओके।